तो 340 के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं उस पर जो पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करे, अपनी मंशा प्रेषित करे। इसीलिए नंबर 1 पर रखा गया है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, तो वो बिक जाता है और जब बिक जाता है तो हम ठगे जाते हैं और उसके लिए हमें जो है वो नोट नहीं बल्कि चोट पे हमें जोर देना होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार जंतर मंतर पर कवर कर रहा हूं और अति पिछड़ों का जो हल्ला बोल हो रहा है यहाँ पर, इस पर सीधी सीधी बात भी करूंगा। सिंह साहब, जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं आप लोग अति पिछड़ों के लिए, और आप लोगों के बैनर है ये, इस बैनर पर कई हैं कि 6 डिमांड हैं और 6 मुद्दे वो दर्शाए गए हैं जो बहुत पहले से उठाए जा रहे हैं अति पिछड़ों के द्वारा, पर कभी इन पर काम नहीं हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका लागू ना होना सरकार की नीयत में खोट है। सरकार खुद नहीं चाहती कि जो है उसके सभी बच्चे यानी सभी वर्ग, सभी लोग खुश रहें, बराबरी के स्तर पर आ जाएं, और जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, सरकार की मंशा नहीं है कि वो भी बराबर में आए, अपने अधिकार प्राप्त करे। तो हम तो सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी है। सवाल सारा सरकार की मंशा पर है, पर समाज तो इन मुद्दों को मानता ही नहीं है कि वो पिछड़ा भी है। नहीं, समाज यदि नहीं मानता तो जो आज तमाम आयोग बैठे हुए हैं, इसी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था 2017 में, और उसे केवल 12 सप्ताह का समय देते हुए ये कहा था कि आप 12 सप्ताह में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं उस पर जो पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करे, अपनी मंशा प्रेषित करे। और कई बार यानी 12-13 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद और तमाम जो हम लोगों ने तमाम धरने दिए, हम लोगों ने ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए, उसके बाद जो जुलाई में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद भी वो लंबित हो जाती है सरकार पर, तो हम तो इसमें ये मानेंगे कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस रिपोर्ट पर वो विचार भी करे। मंशा नहीं है। शर्मा जी, थोड़ी सी बात ये भी है कि जिस तरह से सिंह साहब कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है, और मेरा सवाल शुरू से इस तरह के आंदोलनों पर बना रहता है कि आपका समाज ही नहीं जागरूक है, तो मांगेगा क्या और मिलेगा क्या? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि आपके बार बार क्वेश्चन होते हैं कि समाज जागा नहीं है। अगर जागा नहीं तो 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? बगैर जागे सरकार को लगा होगा कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं ना कहीं ढकोसला दिया जाए और बांटने के लिए ऐसा कर दिया जाए। अगर सरकार को लगता है कि भाई ये सही रिपोर्ट है तो लागू कर चुके होते हैं। सरकार को जब ये पता लगा कि ये लोग बहुत गरीब हैं, तो रोहिणी आयोग बना दिया जाए, आपका कहना यही है जी? तो सरकार को जब लगा तो इसे दे देना चाहिए। अभी तक तो उसने दिया नहीं। ये हमारे लोगों का दबाव नहीं होता तो 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग नहीं बनता। अब हमारा दबाव यह है कि आपने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में क्या दर्ज किया है, हमारे किसी लोगों को पता नहीं है कि आप किस किस श्रेणी में रखे हैं, किसको किसको कहाँ रखे हैं। तो आप यहाँ भी अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं। 100% पूरा देश अति पिछड़ा समाज इस भ्रम में है कि हमारा रोहिणी आयोग में स्थान कहाँ है। इसीलिए नंबर 1 पर रखा गया है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। जिन्होंने दावे किए कि हम सत्ता में आएंगे, सार्वजनिक रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, लालू यादव ने किया, रामविलास पासवान ने किया, कभी आप अति पिछड़ों ने तो उनका साथ ही नहीं दिया। साहब, लालू यादव एक स्टेट के मालिक थे, रामविलास पासवान एक स्टेट के मालिक थे। वो लाते ना आप उनको। यह रोहिणी आयोग पूरे भारत का है। यह रोहिणी आयोग पूरे भारत का है जी। 2 सीटों से बीजेपी पूरे भारत में आ गई, कांग्रेस पूरे भारत में रही है, तो क्या आप इनको नहीं ला सकते थे क्या? साहब, इनको लाने की जरूरत कब पड़ गई? उससे पहले तो कांग्रेस भी तो इसको दबा के बैठी थी। बीपी सिंह को सत्ता में लाया गया, नारा दे दिया गया, उन्होंने 27% आरक्षण लागू कर दिया, राजा रही रंक है, देश का कलंक है, इस तरह के नारे से नवाजा गया। ऐसे महान पुरुष को हम लोग सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि जिन्होंने 27 रोटी देने का काम किया कि 100 लोगों में 27 रोटी खाओगे, लेकिन उस 27 में भी हमारे लाले पड़े हैं, वो रोटियां अभी तक नहीं मिल रही। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं लाते राजनीति में? अरे भाई, हमारे लोग उसका काबिल नहीं है, हमारे लोगों के पास धन कहाँ है? एक चुनाव लड़ने में वोट नहीं है आपके पास। अरे वोट रख के क्या करेगा जब नोट ही नहीं हमारे पास है। वोट सारे वोट तो नोट से भी बड़ा है। क्या बात कर रहे हैं?
क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा नहीं है वोट। तो भारत देश का संविधान चल रहा है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चुनाव कौन लड़ता है? हम उसके लिए क्यों मांग कर रहे हैं अनुच्छेद 340 लागू करिए कि यानी उस सीट से, सुरक्षित सीट से हमारे लोग भी विधानसभा लोकसभा में पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या वोट का अधिकार नोट से बड़ा नहीं है? वोट का अधिकार नोट से बड़ा है, लेकिन एक संगठित होने की जरूरत है, लामबद्ध होने की जरूरत है। हमारे समाज के अंदर जो दलित, शोषित, अति पिछड़े लोग हैं, वो हम बिखरे हुए हैं और कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी हैं और हम कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं, क्योंकि जब हम नेता बनाते हैं, ठगने वाला कौन है? कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, तो वो बिक जाता है और जब बिक जाता है तो हम ठगे जाते हैं। और उसके लिए हमें जो है वो नोट नहीं बल्कि चोट पे हमें जोर देना होगा कि हम चोट से अपने समाज के अंदर से, चाहे हम असेंबली में हो चाहे लोकसभा में हो, जैसे हमारे सी साहब जैसे लोग हों, हमारे और तमाम लोग हों, ऐसे लोगों को हमें सामने लाना होगा जो बिकने वाला नहीं है, जो चमचागिरी करने वाला नहीं है, जो दोगलागिरी नहीं करता है, और तब हमारा राज्य होगा। और हम मांग रहे हैं आज, कल हम छीन लेंगे, हम यही करेंगे। ये हल्ला बोल है कुल मिला के। मैं ये देख रहा हूँ कि इस यहाँ पर यानी कि जितनी 6 मांगे हैं, 6 मांगों के हिसाब से अलग अलग यानी कि एक्टिविस्ट हैं, यानी कि हर वो आदमी जानकार है। रोहिणी आयोग की यहाँ बात हो रही है खुलकर, और आप जानकार हैं, 2 बार मिल चुके हैं। बात ये आती है कि जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, क्या लगता है कि सरकार इसे लागू करेगी या कहीं ना कहीं इसमें झोल है? परिचय देती हूँ। मेरा नाम हरद्वाज लाल आर्य है, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अपर महासचिव। जी सर। रोहिणी आयोग क्यों बना, कैसे बना? रोहिणी आयोग का सबसे बड़ा था कि जब ओबीसी का राज्यसभा में जो बिल गिरा, तब हम लोगों ने उस टाइम एक दत्तात्रेय मंत्री हुआ करते थे और जस्टिस वी ईश्वरिया ने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो हमने वहाँ एक बात उठाई कि जब ओबीसी को जब संविधान दर्जा नहीं है, तब आज तक शिल्पकार जातियों का कोई आदमी नहीं है, तो आगे क्या गारंटी है? और आज तक मैं ओबीसी को नहीं समझ पाया। जाट भी ओबीसी है, गुजर भी ओबीसी भी है, यादव भी ओबीसी है, तो ओबीसी कमजोर कहाँ है? आप सोच के देखिए। तो ये बात मैंने उस टाइम भी कही, तो उन्होंने धर्म में भी ओबीसी हैं बहुत सारे। तो उसमें एक बात आती है कि फिर उन्होंने कहा, एक राजकुमार सैनी थे और उन्होंने कहा चाहे मुझे बीजेपी छोड़नी पड़े मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने विरोध किया, उसमें ये नियम हुआ कि महिला को भी रखा जाए और शिल्पकार जातियों का रखा जाए। तो पहला जो ओबीसी बना चेयरमैन तो निषाद से और प्रजापति समाज के थे, बहुत बड़ा एक महिला यादव बनाई। दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल हुआ तो आज तक वो आयोग पूरा नहीं हुआ है। एक अध्यक्ष बन गए, क्यों ऐसा हो रहा? एक सदस्य। अरे हो, अब सुनिए, तब हो क्यों रहा है ऐसा? भाई मैं खुद मालिक हूँ, जिसे चाहूंगा वो बनाऊंगा। कांग्रेस, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वो ही समाजवाद है। कारण क्या है कि हर आदमी, आप छोटे पत्रकार हैं, जिस दिन आप बड़े पत्रकार हो जाएंगे तो उन बड़े पत्रकारों की एक ही मीटिंग होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता, पैसा धर्म होता है। आज बीजेपी के वाले नेता के लड़के को अगर टिकट ना मिले तो बड़ा आसान से कांग्रेस वाला कह देता है कि मैं आपके बच्चे को एडजस्ट करा के चुनाव लड़वा दूंगा। ठीक है सर। अब आप इस परिस्थिति में किसे को, और रही रोहिणी आयोग की, रोहिणी आयोग को उसी टाइम हमने कहा कि हमारा वर्गीकरण कर दिया। हम 94 से इस वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हुक्म सिंह आयोग बनाया था राजनाथ जी ने, और उनके ही मंत्री ने इस्तीफा दिला के यादव साहब का और ड्राफ्ट लगवा दिया। देखिए, एक तरफ हमसे कहा हुक्म सिंह आयोग बना रहे हैं और दोबारा से सर्वे करा देंगे, और उन्होंने क्या हुआ, कोई मंत्री अपना इस्तीफा दे के चला जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम इस्तीफा दो, इलाहाबाद कोर्ट में चला जाओ। हुक्म सिंह आयोग खत्म। राष्ट्रीय आयोग जो रोहिणी आयोग है, ये भी सिर्फ उसी टाइम जब बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए, जस्टिस वी ईश्वरिया, वीरेंद्र यादव जस्टिस, और ये सब जब उच्च कोर्ट के जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा इन्हें रोकने के लिए रोहिणी आयोग नाम का एक रिटायर महिला है, मुझसे बहुत पर्सनल भी मिले, वैसे भी मिले, मैंने सच्चाई क्या है, तमिलनाडु की है वो, वहाँ की आंध्रा की। तो उन्होंने कहा देखो मुझे तो बैठाला गया, अब वो आदेश आएगा वो करेंगे। हमारे ही लोगों ने वहां जाके डिवीजन के खिलाफ लड़ाई बोल दिया कि साहब हमें डिवीजन करेंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। ये ओबीसी वालों ने किया,
और आपको सुन के ताज्जुब होगे, पहली लड़ाई तो हमारे पंचाल समाज से ही हुई। इन्होंने कहा जी हमारा डिवीजन करके ओबीसी की ताकत कमजोर कर रहे, मतलब हमारे अपने लोगों से हुई। हमने कहा कि भाई साहब इसका डिवीजन करवा दो, डिवीजन कराने से इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे बिहार में आया। बिहार में कुछ मिला ना, तो खैर रोहिणी आयोग बना। रोहिणी आयोग के लगातार हम मीटिंग में गए, हम पे लेटर आते थे और उसका ढाक के 3 पात रोहिणी वंश कहते थे सर क्या होगा, बोले जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और आदेश होने नहीं है, और आदेश की वो सब लपेट लपाट के 54 पेज की हमने ड्राफ्ट दिया गया। और 1931 से हमने दस्तावेज दिए अंग्रेजों के जमाने के। अब 31 में तो अंग्रेज थे ना यहाँ। वो देने के बाद भी आज आपको क्या लग रहा है ये आसानी से रोहिणी आयोग क्या है, ये उसी को बवाल ना काटे इसलिए है। अब दूसरी चीज आ जाए, बड़ी राजनीतिक है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान, क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुसलमान पीड़ित नहीं है? जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा समझने वाली बात है, मुसलमानों में एक चीज बड़ी चालाकी से बदल दी गई। सिया, खान, पठान, सैयद ये क्या करेंगे? राजनीति। अंसारी, तेली, तमोली ये क्या करेंगे? अजान लगाएंगे और सिर्फ कुरान की जो चीजें हैं धर्म में लगेंगे, बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, खाली पिंजर बनाएंगे। अब आ जाओ हिंदुओं में। हिंदुओं में सीधा सा एक फंडा डाल दिया कि ब्राह्मणों ने कहा कि यार हम धर्म का कैसे, इसका क्या, उन्होंने तो बंटवारा कर दिया, ये आज तक इन्होंने बंटवारा नहीं किया ना। तो इन्होंने धर्म दिया, मंदिरों में दिया, उन्होंने तो मस्जिद दे दी, इन्होंने तो मंदिरों में दिया, क्योंकि सबसे बड़ा 100 के 100% जो आरक्षण है वो इनके पास है, आरक्षण इनके पास है। अब भूमि आवंटन का जहाँ तक आया झूठ, ये झूठा, उस टाइम भी झूठा था। साइमन कमीशन आया, किसने वापस किया? इन्हीं लोगों ने। आज हालत ये है कि मुसलमान को सताया जाता है, मुसलमान से पूछी जाए कि भाई तू सलमानी है, तो वो सलमानी नहीं बोलेगा, वो क्या कह देगा? मैं मुसलमान हूँ। अरे तू मुसलमान है तो फौरन बगल वाला कह देगा मैं भी हिंदू हूँ। 10 मिनट लगते हैं झगड़े को, बना बनाए मुहिम को हटाने के लिए। तो ये मुहिम हम ये देख रहे हैं बड़ी गहराई से कि ये कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो और बहुजन हो, ये कहते हैं राजा की कोई जात नहीं होती। भाई कितने मुसलमान इसी बीजेपी की दामाद है, इसे कौन रोक लेगा भाई? और आज हमें यहाँ बैठ के पूरी उम्र यहाँ निकाल दी, देते देते कुछ नहीं होता। हमने ओबीसी के धरना प्रदर्शन किए। ओबीसी कौन है भाई? गुर्जर है, जाट है, मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं आता डिवीजन करने के लिए? आज मुख्यमंत्री तमाम हरियाणा में है, वो आ जाए डिवीजन क्यों नहीं करता अपने राज्य में? मध्य प्रदेश में क्यों डिवीजन नहीं करता? वो तो मुख्यमंत्री है, मगर वो मुख्यमंत्री है ही नहीं, वो तो विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका तो ये बहुत लंबी बातचीत मेरी आपकी हो रही है, कभी और मौका दूंगा मैं भी आपको, आप भी मुझे देना, मैं तो छोटा पत्रकार हूँ, कभी भी मैं आपसे मुलाकात कर ही लूंगा। बहरहाल बात ये आती है कि जिस तरह से ये सारे का सारा आप लोग हल्ला बोल रहे हैं आज, क्या इसका असर लगता होगा यहाँ से? जागृति तो आएगी, जागृति ही आएगी। बाकी बात यही है कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमान की भी बात आ गई है और कहा गया कि भाई सीधा सीधा कि आयोग की रिपोर्ट को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान का खेल बहुत बड़ा है, ये हकीकत मैं भी समझता हूँ। जिस तरह से आज आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या इस आंदोलन को अगर मान लो एक तरीके से यहाँ दिखाया गया है, तो क्या यहाँ से जाने के बाद में आप समाज के बीच में पहुँचेंगे कि भाई हाँ हमने आंदोलन किया था, आपको मालूम नहीं हुआ, हम तो दिखा रहे हैं जो दिखाना था, पर आप समाज के बीच में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? जी, मैं केवल कृष्ण सैन, छतरपुर दिल्ली से जी। और अभी जो न्याय आंदोलन हो रहा है, अभी कुछ देर पहले 6 मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय का, और हम दिल्ली से हम ये विश्वास दिलाते हैं अपने जीके साहब को और आयोजकों को कि भाई दिल्ली में जो हमारे सांसद हैं और 7 के 7 सांसद बीजेपी के हैं, पूरी कोशिश प्रयास करेंगे कि हम अगला समय ये इन मांगों का ज्ञापन गृह मंत्री तक भी पहुंचाएंगे, ये हमारा वायदा है, और पूरा प्रयास भी करेंगे और अपने समाज के बीच में भी जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पर थे बात करने के लिए, मैं समय ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लोग दलित ही नहीं समझ पाएंगे, अति पिछड़े ही नहीं समझ पाएंगे कि बात किसकी कर रहा हूँ। बड़ा वीडियो देखने के लिए मुझसे मना करते हैं कि बड़ा वीडियो ना बनाया करो, जबकि मैं चाहता हूँ कि सब बोलें और सबकी बात समझ में आनी चाहिए। पर ऐसा अक्सर होता है कि मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि वीडियो नफीस मियाँ बड़ा मत बनाया करें, हम अति पिछड़े लोग हैं, देखना भी कम ही पसंद करते हैं।
तो कुल मिलाकर आज जंतर मंतर पर हल्ला बोला गया अति पिछड़ों के लिए। अब देखना यह है कि इन मुद्दों को अति पिछड़ा वर्ग इस वीडियो को देख के समझ पाता है नहीं समझ पाता है, और अगले प्रोग्राम में हल्ला बोल बड़ा हो पाता है नहीं हो पाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।